हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी थर्ड, जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका क्वेश्चन पेपर 2020 का। इसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, 2021 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है विद सॉल्यूशन। उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो मान के चलिए आप आसानी के साथ पास हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप 2020 और 2021 दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स 70% से प्लस ही रहेगा, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। टोटल 2 क्वेश्चन करने को रहते हैं। सेम AQ के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में रहता है और इसमें सेक्शन ए में दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। AQ के एग्ज़ाम में टोटल 5 क्वेश्चन करने को रहते हैं, इसमें 9 क्वेश्चन दिया गया है। वही शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 10 क्वेश्चन करने को हैं। सेम AQ के एग्ज़ाम में ऐसा ही रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी अल्सर एजेंट विथ एग्जाम्पल, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले आप जानेंगे एंटी अल्सर क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है एंटी, तो आप एंटी का मतलब समझ सकते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट या फिर उसके खिलाफ, मीन्स अल्सर के खिलाफ जो अपना वर्क शो करेगा उसे एंटी अल्सर के नाम से जाना जाएगा। एंटी अल्सर एजेंट आर दोज एजेंट व्हिच आर ट्रीट टू अल्सर। मीन्स एंटी अल्सर एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि अल्सर को ठीक करते हैं, उसे एंटी अल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक, इट्स कॉल्ड एंटी अल्सर एजेंट। इसका एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसको आप रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, पहला है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। मीन्स गैस्ट्रिक एसिड को जो न्यूट्रलाइज करते हैं और रिड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर हेलिंग ड्रग और एंटी एच पाइलोरिक ड्रग, इसके अकॉर्डिंग एंटी अल्सर को क्लासिफाई किया गया है। इसमें से पहला है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। इसमें H2 एंटाहिस्टामिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटीकोलिनर्जिक आते हैं। H2 एंटाहिस्टामिन, इसको आपने 5वें सेमेस्टर में पढ़ा ही था। इसमें सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन ड्रग आते हैं H2 एंटीहिस्टामिन में। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में इसमें ओजाल आता है, जैसे ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल और राबेप्राजोल। तो सभी के लास्ट में जो सफिक्स लगा है एजोल ओजोल, तो सफिक्स है। अगला है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें पिपेराजीन और प्रोपेंटाजीन आता है। ये रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की क्लासिफिकेशन है। अगला है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस, इसके अंतर्गत माइसोप्रोप्टोल और इनप्रोस्टिल आता है। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मीन्स जो एसिड निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसमें आता है मेनली एंटाएसिड, जो कि 2 टाइप का होता है, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक। नॉन सिस्टमेटिक जो कि लोकल एक्शन अपना शो करता है। सिस्टमेटिक के अंतर्गत सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है। नॉन सिस्टमेटिक जो कि लोकल है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल आता है। अगला है अल्सर प्रोटेक्टिव, इसके अंतर्गत सुक्रालोफेट और CVS मीन्स कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट आता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट के अंतर्गत, ये ड्रग है। अगला है अल्सर हेलिंग एजेंट, जिसमें कार्निक्सोन सोडियम पाया जाता है। 5वां है एंटी एच
पाइलोरिक ड्रग। इसके अंतर्गत एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, डिनेजाजोल और टेट्रासाइक्लिन आते हैं। एंटी-एच पाइलोरिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है। अब अगला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसमें पीपीआई का मोड ऑफ एक्शन लिखना था। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रिड्यूस द इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जो कि पीपीआई होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, मीन्स गैस्ट्रिक एसिड को रोक देते हैं। एंड सिक्रेशन बाय इनहिबिटिंग द पंपिंग ऑफ एच प्लस प्रोटॉन। और जो एच प्लस प्रोटॉन पंप करता है उसको भी इनहिबिट कर देते हैं। एच प्लस प्रोटॉन जो कि पैराइटल सेल में पाया जाता है, पैराइटल सेल में पाया जाता है एच प्लस प्रोटॉन जो कि इनहिबिट कर देता है। और पैराइटल सेल कहाँ पाए जाएंगे? स्टमक में। तो इन्हीं को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इनहिबिट कर देता है। जो भी ड्रग होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के जैसे लैंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल जो कि इनहिबिट करेंगे एच प्लस को, उसके बाद दे आर इरिवर्सिबली ब्लॉक द एच प्लस के प्लस एचपेस एंजाइम एंड गैस्ट्रिक एसिड एच प्लस के प्लस पंप फाउंड इन पेराइटल सेल जो कि स्टमक में पाया जाता है। दे हैव मोर पोटेंट एंड हैव लार्ज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में रेनिटिडिन और फेमोटिडिन आते हैं। इससे जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का ड्रग है ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबेप्राजोल एंड इसोप्राजोल, ये ज़्यादा अपना एक्शन शो करता है। किसकी अपेक्षा? ये H2 एंटागोनिस्ट से ज़्यादा ये अपना एक्शन शो करेगा। ये मोड ऑफ एक्शन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूज टू रिलीव सिस्टम ऑफ एसिड रिफ्लक्स, मीन्स GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में प्रोटॉन इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है। और NSAID मीन्स अल्सर को रिड्यूस करने में, इरोसिव इसोफेजाइटिस जैसे गले में जो छाले हो जाते हैं उनमें भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन INH एंड रिफाम्पिसिन। इसमें क्लासीफाई करना है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट को और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है रिफाम्पिसिन का। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो इसे आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंटी ट्यूबरकुलर होता क्या है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट आर दोज एजेंट व्हिच आर यूज टू ट्यूबरकुलोसिस, मीन्स एंटी ट्यूबरकुलर ऐसे एजेंट होते हैं जिसे यूज़ किया जाता है टीबी को ठीक करने में, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी इज अ इन्फेक्शन डिजीज काउज्ड बाई बैक्टीरिया। टीबी जो कि एक इन्फेक्शन डिजीज़ है, किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस जनरली अफेक्ट लंग्स। टीबी होता है ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है फेफड़े को, बट कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूटिलिटी एंड एंटी-टीबी ड्रग कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। जो टीबी का क्लासिफिकेशन है इसको मेनली दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लाइन में एक ट्रिक है पेरिस। इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट लाइन के जितने भी ड्रग हैं उसे आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। P बराबर पायराजिनामाइड, E बराबर इथाम्बुटॉल, R बराबर रिफाम्पिसिन, I बराबर आइसोनियाजिड और S बराबर स्टेप्टोमाइसिन, जो कि ड्रग हैं फर्स्ट लाइन के। और सेकेंड लाइन में थायोसिटाजोल, पैरा अमाइनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिरिन, कैनामाइसिन और अमाइकासिन, ये ड्रग है सेकेंड लाइन के। नेबर ड्रग जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मोनिफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन आता है। फर्स्ट लाइन ड्रग दिस आर ड्रग हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी। जो फर्स्ट लाइन ड्रग है इथाम्बुटॉल, रोम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इसका क्या होता है? एफिकेसी हाई होता है और टॉक्सिसिटी लो होता है। वहीं सेकेंड लाइन में जो ड्रग होते हैं उसका एफिकेसी लो होगा और टॉक्सिसिटी हाई होगा। सेकेंड लाइन ड्रग में
कौन कौन से ड्रग आते हैं? पहला अमाइनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, कैनामाइसिन होगा, अमाइकासिन हो गया, जो कि सेकेंड लाइन में आते हैं। इसका टॉक्सिसिटी हाई होता है और एफिकेसी लो होता है। अब अगला है मोड ऑफ एक्शन लिखना है रिफाम्पिसिन का। तो रिफाम्पिसिन जो कि बाइंड करता है, बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज एंड ब्लॉक या इनहिबिट डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। जब आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये छोटा मोड ऑफ एक्शन है रिफाम्पिसिन का। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन समाप्त होता है। और अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इनलिस्ट नॉन सिस्टमेटिक एंटा एसिड। नॉन सिस्टमेटिक एंटा एसिड, दिस टाइप ऑफ एंटा एसिड आर नॉट एब्जॉर्ब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मीन्स नॉन सिस्टमेटिक एंटा एसिड जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे ब्लड में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एंड डज नॉट प्रोड्यूस सिस्टमेटिक एल्कोलोसिस। इसके अंतर्गत एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट, बेसिक एल्युमिनियम कार्बोनेट ड्रग आते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट यूज ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीट्यूसिव। एक्सपेक्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ कफ मेडिसिन यूज टू हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम एयरवे। मीन्स एक्सपेक्टोरेंट जो कि ड्रग का यूज़ किया जाता है कफ में, जो कि म्यूकस को रिमूव कर देता है। कहाँ से करता है? एयरवे से। इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में यूज़ किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट का। अगला है एंटीट्यूसिव। एन एंटीट्यूसिव इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस द कफिंग रिफ्लेक्स ऑफ द ब्रेन, सो यू कफलेस यूज फॉर ट्रीटिंग कफ ड्यू टू इरिटेशन सच एज एलर्जीज इंक्लूडिंग हाई फीवर। इट्स यूज इन ड्राई कफलेक्स। एंटीट्यूसिव इसका यूज़ किया जाता है ड्राई कफ में, और एलर्जी होने पे या फिर एलर्जी की वजह से जो हाई फीवर हो जाता है उसमें भी एंटीट्यूसिव का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नसल डिकॉन्जेंट, गिव एग्जाम्पल। डिकॉन्जेंट या नसल डिकॉन्जेंट is a type of pharmaceutical drug used to relieve nasal congestion. In upper respiratory tract, this drug stimulates alpha adrenergic receptor of respiratory mucus to produce vasoconstriction. इसका एग्जाम्पल है फेनिलफ्रेन, फेनिलोमाइन एंड इफेड्रिन, नेफोलोजीन। डिकॉन्जेंट जो कि स्टिमुलेट करेगा अल्फा एनर्जिक्स को, जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होगा और वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेंशन 4 ड्रग्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, जिसमें जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एंटीबायोटिक्स के, उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है यहाँ पे, जिसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम और कार्बानोज़ेपाम जो कि इनहिबिट करते हैं सेल वॉल को। अब अगला क्वेश्चन है मेंशन द ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलोरेसिस, एंटीफाइलोरेसिस, जिसके अंतर्गत डाइथिल कार्बोनाजिन सिट्रेट, इवारमेक्टिन, जिंजर ऑफिसिनेलिस और टाइबुलस फेरिस्ट्रिस आता है। अल्बेंडाजोल जो कि किल्स एडल्ट वर्म्स और इवरमेक्टिन kills the microfilarosis produced by adult worms. So friends, ये ड्रग हैं एंटी फाइलोरेसिस के। अगला क्वेश्चन है इनलिस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स की क्लास का ड्रग है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो कि वर्टिब्रेट्स के एड्रेनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। इसका क्लासिफिकेशन है जिसको मेनली 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरल कॉर्टिकोइड्स। दे हैव वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन एंड सम आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, जो कि मेटाबॉलिक फंक्शन और इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेरेटोजेनिसिटी, गिव अ एग्जांपल।
टेरेटोजेनिसिटी क्या होता है और उसका एग्जाम्पल देना है। टेरेटोजेनिसिटी कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज abnormalities when administered to the pregnant mother. The drug which cause defect organism called teratogen means टेरेटोजेनिसिटी ऐसे ड्रग जो कि प्रेग्नेंट वोमन को देने के बाद में बच्चे पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, उस ड्रग को टेरेटोजन ड्रग के नाम से जाना जाता है और इस प्रक्रिया को टेरेटोजेनिसिटी के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से ड्रग बच्चे पे अपना इफेक्ट शो करेंगे, इसमें एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग, प्रोजेस्टिन, वारफेरिन, टेट्रासाइक्लिन, फेंटोइन। अगर ये ड्रग प्रेगनेंसी के केसेस में दिया जा रहा है तो ये ड्रग बच्चे पे काफ़ी इफेक्ट शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंशन फॉर बायोलॉजिकल रिदम। इसमें मॉर्निंग टाइम में पीक लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मीन्स सुबह के टाइम कोलेस्ट्रॉल, अल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स है, और वहीं दोपहर के टाइम में मेमेटोसिट जो कि हाई लेवल में रहता है, और इवनिंग टाइम में हाईएस्ट लेवल ऑफ यूरिक कोलेस्ट्रॉल, और इवनिंग टाइम में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल में रहता है, और नाइट में मेगलोटिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग LH हाई ड्यूरिंग नाइट। ये हार्मोन्स नाइट में सिक्रेशन ज़्यादा करेंगे, और इसी के कारण जब यूरिक एसिड इवनिंग के टाइम ज़्यादा सिक्रेट होता है, इसलिए ज़्यादातर पेन घुटनों में होने लगता है। आर्थराइटिस के केसेस में मीन्स कौन सा हार्मोन्स किस टाइम ज़्यादा सिक्रेट होता है उसे बायोलॉजिकल रिदम के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम है, अगर उसको सुबह के टाइम उस मेडिसिन को दिया जा रहा है तो ज़्यादा अपना एक्शन शो करेगी। ऐसे ही हीमेटोसिटी और यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक इज नोन एज बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल क्लॉक जो कि बायोलॉजिकल रिदम के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑर्गेनिज्म नेचुरल टाइमिंग डिवाइस regulating the cycle of cardiac rhythm. They are composed specific molecules. Biological clock जो कि ये specific molecule से बने होते हैं। Cardiac rhythm is the 24 hours cycle that regulates eating, sleeping and temperature. अगला क्वेश्चन है mention common causative organism for urinary tract infection. इसमें इसके कोलाई most common 60 to 70% but relatively low rate. Proteus, Marvell's, Intercocci more common than younger people and Pseudomonas, Aeruginosa और Proteus. So friends, यहाँ पे सेक्शन ए का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन के, जिसमें से टोटल 5 क्वेश्चन करने को रहता है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्रोंकियल अस्थमा, क्लासिफाइड ड्रग यूज्ड इन इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप जानेंगे अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे दैट काउज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एयरवे म्यूकोसल एडिमा एंड म्यूकोसल प्रोडक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्मल एयरवे है, ठीक, ये म्यूकस है, ये एयरवे वाल है, और ये क्या है ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स मीन्स ये अस्थमा से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस आ गया है। म्यूकस होने की वजह से इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ नैरो एयरवे, लिमिटेड एयर फ्लो, टाइट म्यूकोसल, कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवे ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स। तो कह सकते हैं अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। किसमें? एयरवे में कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन। दैट कॉज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एयरवे म्यूकोसल एडिमा एंड म्यूकोसल प्रोडक्शन, जो कि मेनली एक्सटेंसिव अस्थमा, इंट्रेंसिक अस्थमा, कवेरिएंट अस्थमा और मिक्स्ड अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा की टाइप है। अगर इसके कॉज की बात किया जाए तो ज़्यादातर स्मोकिंग करने की वजह से हो जाता है। स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, डस्ट फैक्ट, जेनेटिक फैक्टर जो कि जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है
क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी अस्थमेटिक ड्रग, इसको मेनली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स, दूसरा है ल्यूकोस्ट्रिन एंटागोनिस्ट, तीसरा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, चौथा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जिसमें बीटा 2 सिम्प्थोमिमेटिक्स आता है, इसमें सैल्बुटामॉल, टेरबुटालिन, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल और इफेड्रिन आता है। अगला है मेथिलजेंथिन्स जिसमें थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन्स, कोडीन, थियोफाइलिन्स और एंटीकोलिनर्जिक्स जिसके अंतर्गत इप्राटोपियम ब्रोमाइड, टायोटोपियम ब्रोमाइड आता है। ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट जिसमें मोंटेलुकोस्ट और जोफिलुकोस्ट आता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जिसमें सोडियम क्रोमोबुलेट, कीटोटिफेन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें सिस्टमेटिक और इनहेजनल आता है, जिसमें इनहेजनल में बेक्लोमेथासोन और बुडेसोमाइड आता है। सिस्टमेटिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, जो कि ये क्लासिफिकेशन है एंटी एस्थमेटिक ड्रग के। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ एल्कलाइटिक एजेंट। एल्कलाइटिक एजेंट का मोड ऑफ एक्शन लिखना है और थेराप्यूटिक यूज क्या होता है उसको बताना है। एल्कलाइटिक एजेंट काउज साइटोटॉक्सिसिटी, एल्कलाइटिक एजेंट जो कि काउज करता है साइटोटॉक्सिसिटी को बाय द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एल्किल एजेंट्स। इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसको मेनली नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, इथिलमाइंस, एल्किल सल्फोनेट्स और नाइट्रो सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। नाइट्रोजन मस्टर्ड में साइक्लोफॉस्फोमाइड आता है, इथिलमाइंस में थायोटिपा, एल्किल सल्फोनेट में बुसल्फेन और नाइट्रोसोर्स में कार्मोस्टिक आता है। मोड ऑफ एक्शन है एल्कलाइटिक एजेंट जो कि आगे चल करके फॉर्म करेगा हाई रिएक्टिव कार्बोनियम आयन को। उसके बाद में ट्रांसफर एल्किल ग्रुप टू न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑफ डीएनए बेसिस, यहाँ से क्रॉस लिंकेज कॉज करेगा। उसके बाद में ऑबनॉर्मल बेस पेयरिंग डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज, एल्कलाइजेशन जो कि डैमेज करेगा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को। तो ये मोड ऑफ एक्शन था एल्कलाइटिक एजेंट का। अगला है एल्कलाइटिक एजेंट थेराप्यूटिक यूज़। एल्कलाइटिक एजेंट का थेराप्यूटिक यूज़ कहाँ का होता है, इसमें थायोटिपा जिसका यूज़ ओवरियन कैंसर में किया जाता है, बुसल्फेन इसका यूज़ क्रोनिक माइलोइडिक ल्यूकीमिया में किया जाता है, नाइट्रोसोर्स जिसको ब्रेन ट्यूमर में यूज़ किया जाता है। एल्कलाइटिक एजेंट आर यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज टेस्टिकुलर कैंसर, इसका यूज़ ब्रेस्ट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ साइक्लोपोरिन्स। इसमें क्या करना है, साइक्लोस्पोरिन्स का मोड ऑफ एक्शन लिखना है। तो साइक्लोस्पोरिन्स जो कि बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, साइक्लोफिलिन से। साइक्लोस्पोरिन्स जब साइक्लोफिलिन से बाइंड कर लेगा उसके बाद में इन्वेट कर देगा कैल्सियूरिन को, फिर आगे चल करके इन्वेट करेगा टी सेल पॉलीफेरेशन और इन्वेट करेगा आईएल्स। आईएल मीन्स इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन को, उसके बाद डिक्रीज कर देगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। तो ये मोड ऑफ एक्शन हुआ साइक्लोपोरिन्स का। इसका एडवर्स इफेक्ट है जो कि कॉज करता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हिस्परटिज्म और गम हेपरप्लासिया, अपॉर्चुनिटिस इन्फेक्शन। हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ग्राफ रिजेक्शन, सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ऑटो इम्यून डिजीज लाइक, इसका यूज़ रिमोटॉइड आर्थराइटिस, यूवेटाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, पजोसिस और सिस्टमेटिक लिम्फस इरेथ्रोमाटोसिस जिसको ESLE के नाम से भी जाना जाता है, इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड यूज ऑफ जिडोबुडिन। जिडोबुडिन का मोड ऑफ एक्शन लिखना है, एडवर्स इफेक्ट भी लिखना है और यूज़ को बताना है। तो मोड ऑफ एक्शन है जिडोबुडिन का, जिडोबुडिन इंटर्स द सेल। जिडोबुडिन जो कि सेल में इंटर करती है, किसके द्वारा, बाई पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा जिडोबुडिन सेल में इंटर करेगी। मस्ट बी कन्वर्टेड टू द ट्राइफॉस्फेट बाई मैनवलिन थाइमिडीन काइनेज और कंप्लीटली इन्हिबिट करेगी डीऑक्सी
थायमिडीन को। उसके बाद में जब ये कम्प्लीटली इनहिबिट हो जाएगा डीऑक्सीथायमिडीन थायोफॉस्फेट फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, उसके बाद में जो चेन टर्मिनेशन होगा वो क्रॉस हो जाएगा। या फिर आफ्टर फॉस्फोराइलेशन इन द होस्ट सेल जिडोबुडिन ट्राइफॉस्फेट सिलेक्टिवली इनहिबिट वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज इन परफॉर्मेंस DNA पॉलीमरेज। सो फ्रेंड्स, ये मोड ऑफ एक्शन है जिडोबुडिन का। बात करते हैं जिडोबुडिन के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। इसका ओरल एब्जॉर्प्शन इस रैपिड होता है और बायोअवेलेबिलिटी 65% होती है। प्लाज्मा टीआफ जो कि 1 घंटे के लिए होता है और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 30% होता है। एडवर्स इफेक्ट इसकी वजह से एनीमिया, न्यूरोट्रोपिनिया, नोजिया, एनोरेक्सिया, कन्वुल्सन, हेडेक, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो जिडोबुडिन इज यूज टू HIV इन्फेक्शन। जिडोबुडिन का यूज़ HIV के इन्फेक्टिव पेशेंट में किया जाता है और ये इम्प्रूव करता है इम्यून सिस्टम को एंड प्रिवेंट मदर्स टू न्यूबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज अलॉन्ग विद देयर पर्पस। सबसे पहले हम जानेंगे टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। टॉक्सिकोलॉजी जो कि 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, टॉक्सिकिया एंड लॉगस। टॉक्सिकिया मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट एंड लॉगस मीन्स स्टडी ऑफ साइंस। या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ पॉइजन को टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या फिर टॉक्सिकोलॉजी इज साइंस ऑफ पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिकोलॉजी generally associated with biology, chemistry, pharmacology and medicine। अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं और उसका साइड ऑफ एक्शन या फिर एडवर्स इफेक्ट एक लिमिट से ज़्यादा है तो भी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ही आएगा। अगला है एक्यूट, जो कि टॉक्सिकोलॉजी के 3 पार्ट होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट इट रिफर्स टू दोज एडवर्स इफेक्ट occurring following oral या dermal administration of the single dose या multiple dose given within 24 hour या an inhalational exposure of 4 hour। एक्यूट में सिंगल या मल्टीपल डोज दिया जाता है 24 आवर के लिए। एक्यूट टॉक्सिसिटी में 24 आवर के लिए दिया जाता था और सब एक्यूट में कुछ दिनों के लिए दिया जाता है। इट रिसेंबल्स एक्यूट टॉक्सिसिटी एक्सपेक्ट that the exposure duration is greater from several days to 1 month। Chronic, it is exposure either repeated या continuous over a long greater than 3 month period of time। A chronic toxicology study provides interference about the long term effect of test substance in animal। अगला है teratogenicity, to determine damage of the birth of the fetus। क्रोनिक के अंतर्गत आता है टेरेटोजेनिसिटी। अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को मेडिसिन दिया जाए और वो मेडिसिन बच्चे पे अपना एक्शन शो करे तो उसी को टेरेटोजेनिसिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन हुआ और वारफेरिन ड्रग हुआ, तो ये सब नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी के केसेस में। और जो ड्रग बच्चे पे अपना एक्शन शो कर रही है उसे टेरेटोजन के नाम से जाना जाता है उस ड्रग को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन से समाप्त होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।